नमस्कार मित्रों। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आपोहुत्री जो कि 2014 या 15 में प्रकाशित होती है, हालांकि 2015 में प्रकाशित होती है। इसकी आत्मकथा का जिक्र हम इस क्लास में कर रहे हैं। इस क्लास को देखने के बाद में आपको इसे पढ़ने की ललक पैदा होगी, क्योंकि इसमें लिखी ही ऐसी बातें गई है कि जो आपोहुत्री में लिखा गया है, यानी रमणिका गुप्ता जी ने जो जिया है उसको अपनी लेखनी में हूबहू उतारा है। कल्पना का एक मात्र भी एक समावेश नहीं किया गया है। देखिए, इसको शुरू करते हैं। जैसे जैसे लाइनें पंक्तियाँ चलेगी उनकी जो डिटेल्स है मैं इसमें बताता चलूँगा, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से शॉर्ट में ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। और पढ़ना चाहे तो आप ज़रूर इसे पढ़ें। हिंदी साहित्य में रमणिका गुप्ता की मुख्य पहचान एक स्त्री, दलित एवं आदिवासी विमर्शकार के रूप में रही है। कुछ मात्राओं में स्पेलिंग में ई की मात्रा दिखाई नहीं दी तो आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। विमर्शकार के रूप में रही है। उनकी आत्मकथा हादसे हिंदी जगत की काफ़ी चर्चित आत्मकथा है। सर्वप्रथम हादसे नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। उसके बाद 2014-15 में उन्होंने अपनी आत्मकथा की अगली कड़ी आपोहुत्री नाम से प्रकाशित करवाई। अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने बचपन से आरंभ करते हुए धनबाद तक की यात्रा का विस्तार पूर्वक अंकन किया है। यानी बचपन से आरंभ करते हुए बचपन में उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी जी है उसको टॉपिक वाइज बांटा है, यानी टॉपिक वाइज लिखा है। जैसे पहली कड़ी है घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी। इस नाम से उन्होंने बचपन में जब छोटी थी तो उनकी ललक पहाड़ चढ़ने की घोड़ी पर थी। तो उनके जो भाई थे रवि, उन्होंने उसे घोड़े पर न बिठाकर खच्चर पर बिठवा दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि घोड़ा क्या है और खच्चर क्या है। अब खच्चर पर बैठने के बाद में रमणिका गुप्ता को वह तेज गति से दौड़ता हुआ ले जाता है और पहाड़ों के बीच में भी रमणिका गुप्ता घबरा जाती है, घरवाले घबरा जाते हैं, परंतु जैसे तैसे कोई मरुस्थल बीच में आता है। रमणिका गुप्ता के द्वारा हाथ छोड़ दिए जाते हैं और उसे चोट नहीं लगती, वह बच जाती है। ऐसी ऐसी कहानियों का जिक्र इसमें आरंभ किया गया है। यानी बचपन से आरंभ करते हुए धनबाद तक की यात्रा का विस्तार पूर्वक अंकन है, जिसमें उनके जीवन के कई पहलू समाहित है। रमणिका गुप्ता के बहुआयामी व्यक्तित्व के कई क्षेत्र यथा राजनीति, समाज सेवा, साहित्य आदि इसमें आए हैं। इन सभी क्षेत्रों में किए गए संघर्षों का अंकन उन्होंने इसमें किया है। रमणिका गुप्ता, इनका जन्म पंजाब के सुनाम गांव में हुआ। इनके पिता डॉक्टर थे और पटियाला रियासत में कार्यरत थे। इनके पिता डॉक्टर थे जो कि सेना में यानी रियासत में कार्यरत थे, वो पटियाला। और उनकी जो नाना थे, रमणिका गुप्ता के नाना अर्थात उनके पिता के ससुर, वो पटियाला रियासत में एक बड़े जमींदार थे। यह एक सामंती समाज था। सामंती समाज की प्रकृति के अनुरूप समाज में पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों का बोलबाला था। ऐसे समाज में पुरुषों के जहाँ तमाम तरह की स्वतंत्रताएं एवं अधिकार प्राप्त थे, वहीं स्त्रियों पर अनेक तरह के बंधन लगे हुए थे। उनके जीवन से संबंधित सारे निर्णय भी पुरुष ही लिया करते थे। वे हर स्तर पर रोक टोक की शिकार थी, किंतु इस समाज में भी लेखिका रमणिका गुप्ता की प्रकृति कुछ भिन्न थी। अपनी साहसी प्रकृति के कारण वे पितृसत्तात्मक समाज द्वारा आरोपित कायदे कानूनों के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं थी। चाहे उन्हें कितना ही विरोध झेलना पड़ा हो, वे रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ती है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। उनकी माँ जब उन्हें सर ढककर चलने को कहती है तो वे पूरी तरह इसका प्रतिकार करती है। कहती है, नहीं ढकूंगी सर। क्यों ढकूं सर? क्या लड़के सर ढककर चलते हैं? रवि को क्यों नहीं कहती अपना सर ढकने को? मैं कोई उससे कम हूँ क्या? नाना जी की हवेली
और कल्ब में इतनी मेमें आती हैं, वे चुन्नी यानी दुपट्टा नहीं ओढ़ती। मैं क्यों नहीं उनकी तरह बिना चुन्नी ओढ़े चल सकती? ये सोच उनके मन में आती है। फिर उनकी माँ का कथन है, उनकी माँ कहती है, अच्छे घर की लड़कियों का रिवाज नहीं है। मुझे समझाती हुई कहती है, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की। यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात। मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी, खुद अपने आप। मैं जोर देकर कहती इन बातों को। उनके ऐसे ही विरोधी तेवरों के कारण उन्हें आप हुदरी कहा जाने लगता, जो कि इस आत्मकथा का शीर्षक भी है। पंजाबी भाषा में इस शब्द का अर्थ है जिद्दी लड़की। सामंती समाज में स्त्री भोग्य वस्तु के रूप में देखी जाती है। एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखना उसकी मर्दानगी का प्रमाण माना जाता है। सामंती समाज में स्त्रियों की मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि वे भी ऐसे संबंध को सहज ही स्वीकार कर लेती थी। लेखिका के परिवार में भी सामंती समाज की ये प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। लेखिका ने अपने पिता के बारे में बताया है कि उनके पिता यानी अपनी पत्नी यानी लेखिका की माँ से बहुत प्रेम करते थे। काफ़ी प्रेम था उन्हें लेखिका की माँ से, परंतु फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता दूसरी स्त्रियों से भी संबंध बनाते रहते थे। लेखिका के नाना सामंती व्यवस्था के चरम रूप थे, जिन घर में ही अपनी बेटी से शारीरिक संबंध बना रखा था। ये रमणीका गुप्ता के नाना की बातें हैं, लेकिन हम पहले पिता के बारे में बात करते हैं कि रमणीका गुप्ता के पिता एक लंपट एवं रसीले स्वभाव के थे। दिल तो काफ़ी बड़ा था, मगर शरीर में शारीरिक भूख थी। शबाब और कबाब के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। उन्होंने खुद रमणीका गुप्ता ने इस उपन्यास में यानी इस आत्मकथा में लिखा भी है। रमणीका गुप्ता ने इस आत्मकथा में लिखा भी है कि घर की दहलीज से यानी उनके पिता के कमरे से कोई होठ पोंछती हुई, तो कोई अपने सलवार संभालती हुई, तो कोई मुस्कुराती हुई उनके कमरे से बाहर निकला करती थी। तो यही कथाएँ हैं, छोटी छोटी कथाएँ जो रमणीका गुप्ता ने इसमें दोहराई है। आगे देखिए, घर में औरत को आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे यानी झरने, बाहर अय्याशी से सरोबार सागर। यानी घर में औरत को आदर मिलता था, प्रचुर प्रेम भी मिलता था, लेकिन बाहर देखा जाए तो अय्याशी से सरोबार सागर था। औरत का दोनों रूपों में भोग होता था, पत्नी का पावन रूप में और प्रेमिका का अनुराग, वीरांगना की आसक्ति। पुरुष सभी का बिना अपराध बोध के उपभोग करता था। स्त्री अपराध बोधों की पिटारी थी, अपनी जरा सी बेवफाई से उसे अपनी ही निगाहों में चोर बना देती थी, और चोर बनने वाला पुरुष बेदाग रहता था। अपनी इस आत्मकथा में रमणीका गुप्ता ने स्त्रीवादी दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे को देखा परखा है, उसकी चीर फाड़ की है। अपनी इस आत्मकथा में रमणीका गुप्ता ने स्त्री दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे को देखा परखा है, उसकी चीर फाड़ की है। उन्होंने इसमें दिखाया है कि किस तरह समाज एक स्त्री को उसके सहज रूप में नहीं बड़ी होने देता, सहज रूप में बड़ी होने नहीं देता। समाज लगातार उसे बड़ी होते रहने का बोध करवाता रहता है कि तुम बड़ी हो रही हो। पुरुषों की नज़रें समाज में उसे बड़ी होने की बौद्धिकता का बोध जरूर करवाती है, और अपने अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता रहता है। उसके चाल चलन, शारीरिक वाकाश, सुंदरता, रंग आदि पर समाज की दृष्टि लगी रहती है। उसकी सहज हंसी को भी समाज उसके चारित्रिक स्खलन से जोड़
देता है। समाज की हेय दृष्टि का शिकार लड़के अपना आत्मविश्वास खो देती है और उनके व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं हो पाता। स्वयं लेखिका भी घर समाज में इस स्थिति का सामना करती है। रमणिका गुप्ता ने इस संबंध में लिखा भी है कि हेय नज़रों ने हमेशा ही मुझे विचलित किया। हेय नज़रों ने हमेशा ही मुझे विचलित किया। बचपन से ही मैं आँखों की भाषाएं नज़र के माध्यम से पढ़ने में माहिर हो गई थी। देखते ही नज़र को पहचान लेती थी, इसलिए नज़रें मुझे प्रभावित करती थी। जीवन भर आँखें मेरा पीछा करती थी। आँखें नज़र दृष्टि में इन्हीं से अपने लिए कुछ पाने को लालायित रही, भूखी रही। प्रेम, प्रशंसा की, आदर सम्मान की, मैं दया, तरस, निरादर, तिरस्कार या उपेक्षा की नज़रों से सदैव जूझती रही। उपेक्षा की नज़रें मुझे छालती थी, प्यार, सम्मान और स्नेह भरी नज़रें मुझे समर्पित हो जाने को प्रेरित करती थी। मेरा नज़रों से घृणा और प्यार का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। रमणिका गुप्ता ने आपहुदरी में दिखाया है कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति में तो स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर तमाम तरह के निषेध है, लेकिन इसके विपरीत भारतीय सामंती समाज में पुरुष तमाम तरह के यौन संबंध बनाता है। लेखिका स्वयं बचपन से ही यौन उत्पीड़न से पीड़ित की जाती है। बचपन से ही, यानी मास्टर था, नौकर थे, उन्होंने उनके साथ बहुत दुराचार किया था, दुष्कर्म भी किया था। वह यथासंभव इसका प्रतिकार भी करती है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा है, पहले झेल लेना, बाद में झुंझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना। यानी पहले झेल लेना, और जो संकट था, वो जो दुख था, वो जो दुष्कर्म की भावनाएं थी, जो मास्टर ने साथ किया था, उसे झेल लेना, फिर झुंझलाना, फिर अपने आप पश्चाताप, अपराध बोध की भावना उनमें घर कर गई थी। आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना, संभवतः हर लड़की का यही तरीका है। यह तो सब समझ आ रहा है कि यह वह सब क्या था जिसने बचपन से ही मेरे भीतर भय, असुरक्षा और भीरुता के बीज बोने की कोशिश की। ये अप्रिय संस्कार मुझे नौकरों ने, सगे संबंधियों या घर आए मेहमानों ने दिए, जिनकी स्मृति मेरे विद्रोही तीव्रों को उभारने में सहायक तो जरूर हुई, मेरे अवचेतन में बैठ गई। मेरी शुचिता यानी मेरी पवित्रता बार बार टूटी। इस टूटन का अपराध बोध मुझे हीनता से भरता रहा। बहुत बाद में जाकर मैं इससे उबर पाई थी। यानी वहाँ के नौकर वगैरह सब दुराचारी थे, जिन्हें भोग के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था, ऐसा लेखिका ने इसमें बताया है। लेखिका घर में कई ऐसे यौन संबंधों को लक्षित करती है जो भारतीय संस्कृति में वर्जित है। घर में काम करने वाले नौकर भी घर की बहुओं और बेटियों से संबंध बनाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे वर्णनों का लक्ष्य यह दिखाना है कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था कितने पाखंडों से युक्त है। अपनी इस आत्मकथा में रमणिका गुप्ता यह स्थापित करती है कि सुचिता एक पाखंड के सिवा और कुछ नहीं। सुचिता की भावना स्त्रियों में इस तरह से भर दी जाती है कि कई बार इसके भंग होने पर स्त्रियां आत्मग्लानि और अपराध बोध का शिकार हो जाती है। इसके कारण उनमें एक हीनता ग्रंथि घर कर लेती है, जिससे उबर पाना कठिन हो जाता है। लेखिका ने इस संबंध में लिखा है, मुझे सुचिता की व्यर्थता का भान तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन इस ग्रंथि से मैं बहुत बाद में उभरी। सुचिता भंग होने का दंश अपराध बनकर जीवन भर सकता है, और इसी के कारण और जन्म जन्मांतर तक अपराधिनी, बेवफा, विश्वासघातिनी, छिनाल कहलाती है। अगर औरत इसकी निरर्थकता पहले ही समझ जाए
तो शायद ही इन ग्रंथि से ग्रसित होने से बच सकती है। सुचिता का टूटना उसे अपनी ही नज़र में गिराता है।